नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। भारत के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच मतभेदों की खाई गहरी होती जा रही है। दोनों राज्य इस तरह लड़ रहे हैं जैसे दो दुश्मन देश लड़ते हैं। दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर निशाना लगा रही है। असम पुलिस मिजोरम की पुलिस अधिकारियों को समन भेजती है तो मिजोरम पुलिस सीधे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। बात सप्लाई रूट को बंद कर देने के दावों तक पहुंच गई है। ऐसे हालात में आज तक की टीम वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। आज इकोनॉमिक ब्लॉकेज यानी आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों की जमीनी हकीकत अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बाबुल सुप्रियो के सियासी अलविदा का विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे बाबुल की कहानी बीजेपी से शुरू होकर बीजेपी पर ही कैसे खत्म हो गई और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला क्यों किया। इसके बाद आपको पहाड़ों से लेकर बंगाल तक की बाढ़ की रिपोर्ट दिखाएंगे। तस्वीरों और आंकड़ों की मदद से आपको बाढ़ वाली तबाही की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी और आपको पता चलेगा कि देश के विकास की राह में किस तरह बाढ़ का ब्रेकर आया हुआ है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहला इंटरव्यू आज तक को दिया है। विवाद और संवाद एक साथ कैसे चलेंगे, पार्टी में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, पंजाब का असली कैप्टन किसे माना जाए, इन सवालों का जवाब अमरिंदर सिंह की जुबानी सुनिएगा। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। 1 अगस्त से बैंकिंग सिस्टम में कुछ बदलाव हो रहे हैं। बैंक से होने वाला लेन देन अब रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो पाएगा। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि जरूरी ट्रांजैक्शन जैसे सैलरी, पेंशन और ईएमआई के भुगतान के लिए शनिवार और रविवार गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो रहा है। एटीएम इंटरचेंज फीस 15 रुपए से बढ़कर 17 रुपए हो जाएगी, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लगने वाली फीस 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो जाएगी। तमाम लोग अपने बैंक के अलावा दूसरे बैंकों की एटीएम मशीन से पैसे निकालते या फिर ट्रांसफर करते हैं। हर बैंक एक सीमा से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करने पर फीस लेता है। इसे इंटरचेंज फीस कहते हैं। तो चलिए खबरदार में आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। असम और मिजोरम बॉर्डर पर 26 जुलाई को हुई हिंसक झड़प अब दोनों ही राज्य सरकारों के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। दोनों राज्यों की पुलिस अब एक दूसरे के खिलाफ एक्शन मोड में है। असम पुलिस ने शुक्रवार को मिजोरम पुलिस के अधिकारियों को समन किया तो मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मिजोरम के वारनगेटी पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर मिजोरम पुलिस के एक इंस्पेक्टर की तरफ से दर्ज करवाई गई है। इस मामले में हेमंता शर्मा के अलावा असम पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों, 2 ब्यूरोक्रेट्स और को भी आरोपी बनाया गया है। इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में असम पुलिस के 200 अज्ञात जवानों को भी आरोपी बनाया गया है। इस एफआईआर को मिजोरम पुलिस की जवाबी कार्रवाई कहा जा सकता है, जिसके अधिकारियों को असम पुलिस ने 26 जुलाई को असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा के मामले की जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था। यानी अब दोनों राज्य खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, 6 पुलिस वालों और 1 आम नागरिक की जान भी चली गई। आजाद भारत के 2 राज्यों की सीमा पर ऐसी खूनी घटना पहले कभी नहीं हुई। लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते असम और मिजोरम सरकार के बीच जानी दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है। मिजोरम पुलिस की इस एफआईआर में असम के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों को हत्या की कोशिश और हिंसा की सुनियोजित साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। एफआईआर कहती है 26 जुलाई को असम पुलिस के 200 हथियारबंद जवानों की एक टीम ने मिजोरम पुलिस के एक कैंप पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। असम पुलिस की टीम को असम पुलिस के आईजीपी अनुराग अग्रवाल और उनके 20 अफसरों की टीम लीड कर रही थी। असम पुलिस 20 वाहनों में मिजोरम पुलिस के बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा करके वहां कैंप बनाने का मटेरियल भी साथ लेकर आई थी। एफआईआर के मुताबिक मिजोरम पुलिस संख्या में कम पड़ गई थी और खुद को बचाने की उनकी कोशिशें बेकार साबित होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही मिजोरम पुलिस के स्थानीय एसपी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर असम पुलिस से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की।
एफआईआर में कहा गया है कि असम पुलिस ने कहा कि ये असम की जमीन है और वो मुख्यमंत्री के आदेश पर वहां असम पुलिस का कैंप बनाने आए हैं। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर मुख्यमंत्री हिमंता ने ट्वीट कर जांच में शामिल होने की बात कही है और पूछा है कि केस किसी न्यूट्रल एजेंसी को क्यों नहीं सौंपा गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, दूसरा सीनाजोरी। हमारे लोगों को मारा, हमारी जमीन में हमारे लोग थे, हमारे लोगों को 6 पुलिस वालों को एलएमजी से मारा और अब हमारे लोगों के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस के सीनियर लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो इन्होंने ठीक किया है, मिजोरम की सरकार ने ठीक किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हम किसी भी न्याय संगत बात को नहीं मानेंगे और वो जिस तरह से आचरण कर रहे हैं उससे माने 2 राज्यों के बीच में रिश्ते खराब होने वाले, अच्छे होने वाले नहीं हैं। और दुनिया देख रही है, देश के लोग भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मिजोरम पुलिस का एक्शन असम पुलिस के उस एक्शन के बाद आया है जिसमें उसने 26 जुलाई की हिंसा को मिजोरम पुलिस की मिलीभगत का सनसनीखेज आरोप लगाया। असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस के 6 डिप्टी कमिश्नर और एसपी रैंक के अधिकारियों को समन भेजकर 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। समन में कहा गया है कि एक उचित और विश्वसनीय जानकारी मिली है कि मिजोरम पुलिस ने कथित अपराध किया है। असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से बॉर्डर पर स्थानीय लोगों को हथियार और विस्फोटक बांटे गए। इस बीच असम पुलिस ने मिजोरम बॉर्डर पर जवानों की तैनाती में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही नए कैंप और बंकर भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके सिविलियंस के हाथों में भी एक्सप्लोजिव्स हैं, गन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एमिनेशन बहुत वो सिविलियंस में बांट दिए हैं। उनके काफ़ी सिविलियंस एक्स मिलिटेंट्स भी हैं, तो शायद उनको ट्रेनिंग भी रेडी मिल चुका है। बहुत उनके तरफ से आगे अग्रेसिवली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से वी हैव टू स्टॉप देम एट सम पॉइंट। हमारी सिटीजन्स को भी हमको सिक्योरिटी अश्योर करना है। इसी प्रोसेस में हम हमारे पॉइंट्स सेटअप कर रहे हैं। असम और मिजोरम दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और दोनों राज्यों की सरकारें भी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मिजोरम से राज्यसभा के इकलौते सदस्य के वनलाल वेना ने बॉर्डर पर हिंसा के बाद असम पुलिस को सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी और अब असम के काचर जिले के बीजेपी के एक विधायक कौशल राज ने मिजोरम सरकार को सबक सिखाने की धमकी दी है। আপনারা যে মিজোরামের প্রতি যে অর্থনৈতিক অবরোধ করেছেন, সেই অর্থনৈতিক অবরোধকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা সমর্থন করি। আর আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে মিজোরাম হয়তো ভুলে গেছে, যে মিজোরাম এটা জানে না হয়তো যে আমরা যদি এখান থেকে গ্যাস সিলিন্ডার না পাঠাই, আমরা যদি এখান থেকে তেল না পাঠাই, আমরা যদি এখান থেকে চাল না পাঠাই, আমরা যদি এখান থেকে এসেন্সিয়াল জিনিস যে সমস্ত সামগ্রী, এই সমস্ত সামগ্রী যদি আমরা না পাঠাই তো মিজোরাম পুলিশ, মিজোরাম সরকার, মিজোরামের মানুষ না খেয়ে মরবে। भड़काऊ बयान के जवाब में भड़काऊ बयान, आरोप के जवाब में आरोप, कानूनी कार्रवाई के जवाब में कानूनी कार्रवाई। असम और मिजोरम के बीच जानी दुश्मनी वाले शोले भड़क रहे हैं, फिर चाहे वो दोनों राज्यों की पुलिस हो, सरकार हो या मुख्यमंत्री। It is the 200 Assam Armed Police and Mizoram Armed Police with their machine guns were firing at each other, and the reason is that because Assam policemen crossed over, tried to capture the game, and firing started. असम और मिजोरम के बीच पहले गोलियां चली और अब जिस तरह की जुबानी फायरिंग हो रही है वो चिंता की बात है। इतना सब हो जाने के बावजूद असम और मिजोरम सरकार के मुख्यमंत्रियों ने अब तक एक दूसरे से मिलकर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालने की पहल नहीं की है। ये भी कम हैरानी की बात नहीं है। सिलचर असम से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। असम और मिजोरम सरकार के बीच सिर्फ बातचीत के रास्ते ही ब्लॉक नहीं है, बल्कि दोनों राज्यों की सीमाएं भी ब्लॉक हो गई हैं। दोनों तरफ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के अलावा राज्य पुलिस ने भी पोजीशन संभाल ली है और मिजोरम सरकार का आरोप है कि असम सरकार ने मिजोरम के सप्लाई रूट भी बंद कर दिए हैं। हालांकि असम सरकार का दावा है कि मिजोरम से आने जाने वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, बस उनकी सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार
असम मिजोरम बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने असम और मिजोरम सरकार के इकोनॉमिक ब्लॉकेज वाले दावों का रियलिटी चेक किया है। मिजोरम आरोप लगा रहा है, असम इनकार कर रहा है। लेकिन बॉर्डर पर मिजोरम की नंबर प्लेट वाले इन ट्रकों के थमे हुए पहिए बता रहे हैं कि असम से मिजोरम का सप्लाई रूट ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉकेट से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो हम लोग इतना फोर्स मोरा है, गाँव वाला आदमी भी मोरा है, तो हम लोग अभी ब्लॉकेट किया है। तो जब तक ये फैसला नहीं होगा तो हम ब्लॉकेट नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं जाना सकता है। आज तक की टीम असम के करीमगंज जिले के मिजोरम से लगती हुई सीमा तक पहुंची, जहां ये एक छोटा सा पुल दोनों राज्यों को जोड़ता है। इस पुल पर असम की तरफ से ये ब्लॉकेज सरकार या प्रशासन ने नहीं बल्कि स्थानीय लोगों ने लगाया है, जिन्हें असम पुलिस भी रोक नहीं रही है। मिजोरम की तरफ से ना कोई गाड़ी आ रही है ना जा रही है। बॉर्डर पर खड़े होकर असम और मिजोरम के बीच हद से गुजरती टेंशन और दोनों तरफ ऊंचाई वाले नए बने बंकर साफ दिख रहे हैं। 26 जुलाई को सिलचर में और इन खासकर जो असम मिजोरम बॉर्डर पर जो घटना हुई थी उसका जो रिएक्शन है वो अब दूसरे इलाकों में दिखने लगा है। हम करीमगंज जिले में हैं और मेरे ठीक पीछे जो बोर्ड है उस पर लिखा है वेलकम टू मिजोरम, यानी ये असम और मिजोरम की सीमा है। और अब जो ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड मिजोरम के लिए, वो लगभग सभी सीमाओं पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ठीक सामने स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिजोरम की जो IRB है, वहां की जो पुलिस है, वो बंकर्स बना रही है और आगे ऊपर भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके अपने जो है अपने लिए इस तरह के कैंप बना लिए हैं। इसके साथ साथ वो जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी टेम्पररी बंकर्स बनाए जाने लगे हैं। हलाल, ये क्यों लगा रहे हैं और कौन लगा रहा है ये ब्लॉकेड? ये देखिए, हमारा सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ। आगे 3 किलोमीटर पहले एक ये लगाया बैरिकेड लगाया हुआ है, ये पब्लिक की तरफ से लगाया है कि हम लोग असम का 6 जवान शहीद हो गया, उसके साथ एक सिविलियन एक शहीद हो गया। ये ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उन लोगों का जो एक्टिविटी है वो कभी भी मतलब हम लोगों को वार कर सकता है, ऐसा एक्टिविटी लगता है। तो हम लोग ने आके पब्लिक आके इधर मतलब ये कर रहा है, उनको मतलब कोई सामान उमान नहीं जाना। उनकी ओर से भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है? उनकी तरफ से मतलब डेली हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और यहाँ जो हम लोग आप जगह पर खड़ा है ये एक्चुअली डाउन है। उन लोग ऊपर में पूरा मतलब ये बना हुआ है, सेंट्री पोस्ट बना हुआ है, चारों तरफ से गड्ढा खुद के बना हुआ है। आगे आप देख सकते हैं ऊपर में भी ऐसा है। तो वो गड्ढा क्यों खोदा है? गड्ढा खुदा है उनका सेफ के लिए खुदा है, उनको मतलब वार करने के मूवमेंट में है। ये 2 राज्यों के सीमा की स्थिति है और आप अमूमन इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट 2 देशों के बीच देखा जाता है, लेकिन यहाँ एक ही देश के भीतर 2 राज्य और वो भी 2 पूर्वोत्तर सबसे संवेदनशील राज्यों के बीच में मसला हो रहा है। अब स्थानीय लोगों ने ब्लॉकेड लगा दिया है, यानी मिजोरम की जो सप्लाई लाइन है वो बंद हो जाएगी। यहाँ से देखिए मिट्टी भर भर के बोरे लगाए जा रहे हैं और इसके ठीक पीछे आरोप है कि जो मिजोरम पुलिस है, वहाँ की जो IRB है, उस तरफ भी बल्कि कंस्ट्रक्शन की आवाज महसूस की जा सकती है, सुनाई दी जा सकती है कि वहां पर भी काफी जो है कुछ न कुछ बनाने की वहां भी तैयारी की जा रही है। हमें भी इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। जाहिर है अब ये जो मसला है यहीं रुकने वाला नहीं है, मामला बेहद तनाव में है और स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। मिजोरम का ज्यादातर बॉर्डर असम से ही लगता है। दोनों के बीच करीब 165 किलोमीटर का बॉर्डर है, जहां असम की तरफ से अघोषित इकोनॉमिक ब्लॉकेज की वजह से मिजोरम की सप्लाई लाइन कट चुकी है। मिजोरम को अब बस उत्तरी त्रिपुरा से सटे अपने इकलौते बॉर्डर का सहारा है। हम इस समय त्रिपुरा की सीमा पर हैं और चूंकि असम और मिजोरम के बीच में जितनी सीमाएं हैं, असम के सभी जिलों पर ब्लॉकेड लगा दिया गया है और अब ऐसे में मिजोरम का दाना पानी असम से बंद हो गया है। लेकिन नॉर्थ त्रिपुरा में इकलौता बॉर्डर है जो मिजोरम को जोड़ता है, यहां से ही अब उनकी सारी रसद जारी है। आगे आप देख पा रहे हैं ये बहुत पतला ब्रिज है, बहुत छोटा सा ब्रिज है। यहां पर एक एक करके जो तेल के टैंकर हैं, इंडियन ऑयल के टैंकर हम देख पा रहे हैं, जिसमें डीजल और पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। साथ ही पीछे अगर आप देखें लंबी गाड़ियों का सिलसिला है। ये जो गाड़ियां आप काफिला देख पा रहे हैं, ये लंबा सिलसिला इसलिए है क्योंकि मिजोरम को दाना पानी, सब्जियां, अनाज, तेल, ये पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर, इन सब को अब जाने के लिए ताकि राज्य में कहीं से क्राइसिस ना हो, त्रिपुरा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में यहां से उन्हें रास्ता दिया गया है ये ब्रिज पार करके, ताकि फिर वो मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर पाएं। यानी जैसे ही मैं ये ब्रिज पास करता हूं
उस पार मिजोरम की सीमा शुरू होती है और अब जरूरत का जो सारी सप्लाई है इस ब्लॉकेड के बीच में इकलौता बॉर्डर ये त्रिपुरा है जहां से सप्लाई जा रही है। मिजोरम त्रिपुरा के इस इकलौते बॉर्डर पर पहले कभी इतनी आवाजाही नहीं देखी गई। एक एक करके गाड़ियों को एक पतले सकरे पुल से त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम की ओर छोड़ा जा रहा है, जिसमें मिजोरम की जरूरत का सामान लदा है। कितने दिन से पहुंचा रहे हैं सामान? तो कल से लोड किया था, कल लोड किया था। अच्छा, और आज लेके जा रहे हैं वहाँ पे। आप पहले भी ले जाते थे यहाँ से या फर्स्ट टाइम आया हूँ? फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ से लेकर के। कितना सामान है? थोड़ा है या ज्यादा है? थोड़ा है। अच्छा, अंडर लोड है। त्रिपुरा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में जरूरत का सभी सामान ट्रकों और गाड़ियों में दोनों सीमाओं को जोड़ने वाले ब्रिज से मिजोरम की तरफ जा रहा है। यहाँ अब मिजोरम की जो सप्लाई है वो बढ़ी है या ये यूजुअल ट्रेड बॉर्डर है? ना, थोड़ी तो बढ़ी है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज इतनी व्हीकल्स नहीं जाती थी, हेवी व्हीकल्स नहीं जाती थी। अभी मतलब जो ट्रेडर्स है फॉर व्हाटएवर रीजंस दे आर प्रेफरिंग दिस रूट। सो कुछ ट्रेड बढ़े, एज यू कैन सी vehicles are huge convoy. Yeah, actually. So now people are preferring this route. I hope अभी जब तक things do not normalize in the other side. असम से तनाव के बीच मिजोरम को त्रिपुरा से राहत मिली है, लेकिन ये राहत फौरी है क्योंकि इस एक रास्ते से मिजोरम की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द दोनों राज्यों के बीच बातचीत के रास्ते खोले जाएं। असम ने जब मिजोरम का दाना पानी रोक दिया है तो अब त्रिपुरा मददगार बन गया है मिजोरम के लिए। जो इकलौती सीमा है उत्तर त्रिपुरा में, चाहे सब्जियां हों, फल हों, अनाज हों, तेल हो, पेट्रोल डीजल, ये सब कुछ अब उत्तर त्रिपुरा की इस सीमा से मिजोरम भेजा जा रहा है। ये इसलिए कि ताकि उस राज्य को दिक्कतें ना हो। हालांकि उसकी सबसे ज़्यादा सीमाएं मिजोरम से लगती हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है जब आर्थिक ब्लॉकेड लग गया है तब त्रिपुरा से रास्ता खोला गया है और ये जो बड़े बड़े गाड़ियां जा रही हैं सामान लेकर के, ये त्रिपुरा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी रास्ते से हम अब मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। असम के बाद आज तक अब मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर रहा है। हम आपको उन जगहों पर भी ले चलेंगे वो तस्वीरें दिखाने के लिए और मिजोरम का पक्ष जानने के लिए कि आखिर इस विवाद पर उसका क्या कहना है। फिलहाल त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा के बीच संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। मिजोरम और असम के बीच बॉर्डर से लेकर सियासत तक विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है, जो सुलझता नहीं दिख रहा और अब इस विवाद में एनआईए की एंट्री भी हो गई है। दरअसल 26 जुलाई की हिंसा से पहले मिजोरम के चंपई में विस्फोटकों का एक जखीरा पकड़ा गया था, जिसकी जांच अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। असम राइफल्स ने 22 जून को 2 व्यक्तियों को पकड़ा और युद्ध जैसे सामानों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। असम राइफल्स की तरफ से 26 जून को चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 3000 स्पेशल डेटोनेटर, 925 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 40 बॉक्स वायर समेत 1 टन से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ मिले थे। असम पुलिस को शक है कि ये सारे विस्फोटक मिजोरम में म्यांमार से तस्करी कर लाए गए थे। अब एनआईए इसकी तह में जाने की कोशिश करेगी कि मिजोरम में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया और इसे क्यों लेकर आया गया था और कहीं इसका कनेक्शन 26 जुलाई की घटना से तो नहीं है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कहते हैं कि राजनीति में रिश्ते सिर्फ अपना नफा नुकसान देखकर बनाए जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। ना वो अब बीजेपी के सांसद रहेंगे, ना नेता और मंत्री पद तो उनसे पहले ही मोदी सरकार ले चुकी थी, जिसके बाद से बाबुल सुप्रियो अपने प्रिय पार्टी से खासे नाराज चल रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बांग्ला भाषा में राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। बंगाल में हार के बाद ना तो बाबुल सुप्रियो बीजेपी के प्रिय रहे थे और ना बीजेपी से उनको कोई प्रीत रही थी। बाबुल से मंत्री पद तो बीजेपी ने पहले ही छीन लिया था। I, Babul Supriyo, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. अब बाबुल सुप्रियो न बीजेपी के नेता रहे, न बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और न ही बीजेपी के सांसद रहे। बाबुल सुप्रियो ने न सिर्फ बीजेपी से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, बल्कि राजनीति ही छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, मैं तो जा रहा हूं, अलविदा। पिछले कुछ दिनों में मैंने बार बार सोचा
और राजनीति छोड़ने का मन बनाया। मैं अपना सरकारी घर 1 महीने में छोड़ दूंगा और सांसद पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। वैसे बाबुल सुप्रियो का बीजेपी से मोह भंग होना कोई हैरानी की बात नहीं है। इसी महीने 7 जुलाई को जब मोदी सरकार ने उनसे मंत्री पद छीन लिया था तो उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने दे दिया। इसके बाद से ही उनके टीएमसी का दामन थामने की बातें उड़ने लगी थी। आज बीजेपी को बाय बाय बोलने वाली फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने लिखा, यह भी साफ कर दूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं। मुझे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने फोन भी नहीं किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम प्लेयर हूं, हमेशा एक टीम का साथ दिया है, मोहन बागान, और राजनीति में सिर्फ भाजपा, बस। वैसे हो तो ये भी सकता है कि ममता बनर्जी ने ही बाबुल सुप्रियो को अपनी टीम में शामिल करने से इनकार किया हो, क्योंकि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी और मुकुल रॉय को ट्विटर पर फॉलो किया था। लेकिन 3 दिन पहले उनके बयान में टीएमसी के प्रति उनकी ममता में दोबारा गिरावट आई। देखिए, खेला होगा जो इलेक्शन के बाद जीत हार तो लगा रहता है। उन्होंने जीत हासिल की है। हम जहां से लड़े थे वहां पे भी क्या क्या हुआ था फेसबुक पे मैंने लाइव दिया था। बट हम तो कोई किसी में से हम तो कोर्ट नहीं गए। हमने फेडरल स्ट्रक्चर को या इलेक्शन कमीशन को चैलेंज नहीं किया। हम कोर्ट नहीं किया। दीदी कोर्ट में लड़ रही है, हमने कुछ नहीं किया। वी हैव नॉट बीन बैड लूजर्स। तो जीत तो हुई है उनकी, अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आप खेला हॉबे के तौर पे उन्होंने कलकत्ता में जो किया, जिस तरीके के पॉलिटिकल किलिंग्स और टॉर्चर जो आज तक चल रहा है, उसके उसी खेला हॉबे वर्ड को एक वॉर क्राई की तरह यूज करके आक्रमण करने का एक जरिया समझ के उसे यूज किया है। तो देश में खेला हो तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता, दोस्तों और करीबियों की सलाह लेकर बीजेपी छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी आला कमान से मिलकर इस्तीफा देने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ दिनों में मैं अमित शाह और जेपी नड्डा जी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता और इसीलिए उनके पास नहीं जा सकता। मेरी हिम्मत नहीं कि उनके पास जाकर ये कहूँ। मैंने काफी पहले ही फैसला ले लिया था, तो अब उनके पास जाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं मोल भाव कर रहा हूं और ये ठीक नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलत संकेत निकले। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे गलत ना समझे। वैसे बाबुल सुप्रियो को लेकर बीजेपी की गलतफहमी काफी दिनों से चर्चा में थी। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने तो बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे पर औपचारिक टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझा। কে রাজনীতি করবে না করবে, কখন করবে, কখন ছাড়বে, এটার আমার কিছু বলার নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব অধিকার আছে, সেই হিসাবে তারা করছে। সাংসদ পদ ছেড়ে দিচ্ছি বলেছেন, রাজনীতি ও সাংসদ পদ উনি কি রিজাইন করেছেন? না করেনি, কিন্তু আপনারা খবর করুন, ঠিক আছে। মাসির গোপ হলে মেসো বলবো কি মাসি বলবো, এটা গোপ তো বেরো না। আপনার দুঃখ হচ্ছে না, আপনার একজন সহকর্মী একসঙ্গে জিতলেন লোকসভায়, তো উনি আছেন, উনি এখন লোকসভায়ও আছেন, আমাদের সহকর্মীও আছেন, এমপিও আছেন। राजनीति में आने से पहले बाबुल सुप्रियो मशहूर प्लेबैक सिंगर हुआ करते थे। 2014 में जब वो बीजेपी के रंग में रंग गए थे तो उनके लिए मानो होली हो गई थी। लेकिन जब बीजेपी ने उनका दिल तोड़ दिया और उनके मन से बीजेपी के सारे रंग उतर गए, तो अब उनके दिल में कुछ इस तरह के विचार आ रहे होंगे। और इस तरह बाबुल सुप्रियो की राजनीति बीजेपी से शुरू हुई और बीजेपी पर ही फिलहाल खत्म भी हो गई है। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा चुनाव 2014 से ठीक पहले राजनीति में कदम रखा और बीजेपी में शामिल हो गए थे। पार्टी में शामिल होते ही उन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दे दी। बाबुल ने टीएमसी का दबदबा होने के बावजूद अपनी सीट पर बीजेपी को जीत दिला दी। बाबुल की जीत के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। मोदी सरकार के कैबिनेट में रहते हुए शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय का कामकाज देखा। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबुल को टॉलीगंज विधानसभा सीट से टिकट दे दी, लेकिन बाबुल सुप्रियो विधानसभा चुनाव में हार गए। इसके बाद कैबिनेट विस्तार से पहले उनसे मंत्री पद छीन लिया गया और अब बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से अपने सारे रिश्ते ही खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये तो बात हो गई बाबुल सुप्रियो और बीजेपी की। आगे बढ़ते हुए अब मौसम के मिजाज की मूसलाधार बारिश और बाढ़ की हर साल तबाही का एक नया एपिसोड लेकर आती है और हमारा सिस्टम हर साल बाढ़ के सामने विवश हो जाता है।
इस समय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर झारखंड, ओडिशा, बंगाल तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने कहर मचाया हुआ है। जबरदस्त आर्थिक नुकसान के अलावा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हमारे देश के लाखों लोगों को हर साल अपने जीवन में होने वाली इस तबाही से स्वतंत्रता चाहिए। आज हमने पहाड़ी इलाकों से लेकर कोलकाता जैसे शहरों के मोहल्लों तक बाढ़ से हुई तबाही पर संपूर्ण वीडियो रिपोर्ट तैयार की है। पहले इस खबर को तस्वीरों के जरिए समझिए, इसके बाद आंकड़ों के लेंस से इस मुसीबत को दिखाएंगे आपको। हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक दरकते पहाड़ों से कारों के स्विमिंग पूल तक, ये बारिश और बाढ़ के कहर की वीडियो रिपोर्ट है। ये टूटकर गिरती चट्टानों और सारी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ते पानी की हिमाचल के पहाड़ों में विध्वंस मचा रही है। दरकते हुए पहाड़ों से टूटती चट्टानों की बरसात, तहस नहस होती सड़कें, पहाड़ों का ये रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। चंबा के तिस्ता में जब बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी तो नीचे गांव में घरों की छतों पर खड़े लोगों में चीख उठी। आपने देखा कि किन्नौर में जो हादसा हुआ वैसा ही हमारे चुराह में हादसा हो रहा है और लोग कितने सहमे हुए हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ दरक रही हैं और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। सिरमौर से लेकर मंडी और लाहौल स्पीति तक हाल बेहाल है। सड़कों पर मलबा है, सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। इस मौसम में पहाड़ी सड़कों पर चलना खतरे से खेलने जैसा है और इस खेल में कभी भी जान जा सकती है। तो तकरीबन यहाँ 7 गाड़ियाँ थी, जिसमें कि 3 गाड़ियाँ तो बिल्कुल 2-3 गाड़ियाँ तो बिल्कुल ठीक निकल गई, बाकी 6 गाड़ियाँ जो है टोटल लॉस है। तकरीबन 2-2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारा डंगा भी चल गया, ये डंगा भी है साथ वाला, ये भी क्रैक हो गया। उत्तराखंड में भी पानी आसमान से आफत बनकर बरस रहा है। कोई भरोसा नहीं कि कब पहाड़ दरक जाए, कब सड़क मलबे में तब्दील हो जाए। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। वहाँ कई इलाकों में पहाड़ी मलबा सड़कों पर आ गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तो कई जगहों पर तहस नहस हो गया है। इसके अलावा धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा है। कदम कदम पर हादसों का खतरा है। कुमायूं के काशी बागेश्वर में सरयू और गोमती के संगम पर पानी काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से 20 गांवों का संपर्क कट गया है। बंगाल, ओडिशा और झारखंड, पूर्वी भारत के इन 3 राज्यों में मॉनसून की दूसरी पारी कहर बनकर बरसी। तीनों राज्यों में हालात एक जैसे हैं। झारखंड की राजधानी रांची का हाल देखिए। यहाँ सड़कों पर भरे पानी में खिलौनों की तरह डूबी हुई कारें बता रही हैं कि बाढ़ ने शहर की पूरी व्यवस्था को डुबो दिया है। रांची के ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। किनारे से बहने वाली नदी की धार अब अंदर तक आ गई। झारखंड से आगे बढ़ें तो बंगाल का भी यही हाल है। आसनसोल में पानी से लबालब जिस जगह पर जान जोखिम में डालकर लोग मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल एक पुल है। नीचे बहने वाली गौरी नदी पुल के ऊपर आ चुकी है, लेकिन लोग बेपरवाह हैं। दूर दूर तक मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। लोग ऊपरी मंजिलों पर शरण ले रहे हैं। बंगाल की राजधानी कोलकाता में करीब 1 हफ्ते से हो रही बारिश ने शहर के गली मोहल्लों में जबरदस्त जल भराव कर दिया है। यहाँ इतना पानी जमा हो गया है कि बारिश रुकने के बाद भी हर जगह तालाब जैसे हालात नजर आ रहे हैं। मकानों के भीतर पानी घुस चुका है। पानी कब से है यहाँ पे? पानी कल रात से है। कल रात से बारिश के बाद? बारिश के बाद। तो आपके घर में भी घुसा था क्या पानी? नहीं, यहाँ तक आता है पानी। मेरा ये बाइक है, मेरा स्कूटर पूरा डूब गया था। पानी ये जो कमर तक उठता है, यदि थोड़ा ज्यादा पानी भर जाने से वो सोच लीजिए इतना दूर तक आ जाता है। यदि यहाँ पर इतना आता है तो हम लोग थोड़ा आगे कलकत्ता अकेडमी स्कूल के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक आएगा। हुगली के ग्रामीण इलाकों में और बुरा हाल है। खेत खलिहान, नदी, तालाब सब एक हो गए हैं। न सड़कें बची, न पगडंडियां। कच्चे मकान पानी में बहते दिखते हैं। लोग बेबस किसी तरह इस मुसीबत को पार करने की जद्दोजहद में लगे हैं। आजादी के 74 साल अब पूरे होने वाले हैं। भारत चांद और मंगल तक पहुंच चुका है।
लेकिन अब भी बाढ़ से होने वाले वार्षिक नुकसान से बचने के लिए हमारे पास प्रभावशाली प्लान नहीं। आज तक ब्यूरो। हमारा देश न्यू इंडिया बनने के सपने देख रहा है, लेकिन बाढ़ से नुकसान की तस्वीरें और आंकड़े सब कुछ पानी पानी कर देती हैं। भारत के 32.90 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में इसमें से 4 करोड़ हेक्टेयर में बाढ़ का खतरा होता है। बाढ़ बार बार आती है, हर साल आती है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती है और ये नुकसान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक 1953 से 2017 के बीच बाढ़ की वजह से देश को कम से कम 3,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1,07,000 लोगों की मौत हुई, 8 करोड़ से भी ज्यादा घर नष्ट हो गए। इस आकलन के तहत आने वाले करीब 65 वर्षों में किसानों की फसल का ही कम से कम 1,11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नवंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में बताया था कि 2018 में ही बाढ़ से 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह 2017 के मुकाबले 2.5 गुना था। रिकॉर्ड्स के अनुसार बाढ़ से हर साल औसतन 1,600 लोगों की मौत होती है। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा मौतें 1977 में हुई थी, तब 11,316 लोगों की जान गई थी। बाढ़ हर साल 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ज्यादा तबाही मचाने वाली बाढ़ हर 5 साल में कम से कम एक बार आती है। 2020-21 में बाढ़ की वजह से देश में 66 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा था। इस बार शुरुआती अनुमान के हिसाब से अकेले महाराष्ट्र में 4 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट होने की आशंका है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि बाढ़ का असर देश के विकास की रफ्तार पर भी पड़ता है। सवाल यह है कि बाढ़ का सामना उस तरह से क्यों नहीं किया जाता जिस तरह किसी दुश्मन का सामना किया जाता है। अगर बॉर्डर पर देश की रक्षा के संदर्भ में नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियार, नए सिस्टम लाए जा सकते हैं तो बाढ़ से लड़ने का काम इसी तरह युद्ध स्तर पर आखिर क्यों नहीं हो सकता।